दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी उस गैंगस्टर की है जिसका नाम सुनकर दिल्ली की गलियों में खौफ पैदा हो जाता था। ये कहानी उस गैंगस्टर की है जिसका नाम अगर लिया जाता था तो बड़े बड़े सामने वाले राइवल भी डर जाते थे कि कहीं ये हमें टारगेट ना कर दें। एक ऐसा नाम जिसका नाम एक पुलिस वालों के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी सरदर्दी बन गया था। आज उसी की बात करेंगे। लोग कहते हैं कि अगर रात को अगर गैंगस्टर किसी को अगर बात कर लेता था किसी के बारे में, तो कहते हैं कि सुबह का सूरज वो आदमी नहीं देखता था। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। एक बड़े गैंगस्टर का नाम वो है नीतू दाबड़िया। नीतू दाबड़िया का कैसे जन्म हुआ, कैसे वो क्राइम की दुनिया में आया और कैसे उसने अपने हाई प्रोफाइल केसेस करे, कैसे लोगों के साथ मर्डर किया, कैसे एक्सटोर्शन करी और कैसे कैसे उसने अपने साम्राज्य को फैलाया और लास्ट में उसका कैसे एंड हुआ, आज उसी के बारे में बात करेंगे। हमारी कहानी में हमने आपको एक पीछे कहानी सुनाई थी, दो तीन कहानी सुनाई है। एक तो नीरज पवानिया की कहानी थी, एक टिल्लू तेजपुरिया की कहानी थी, एक जितेंद्र गोगी की कहानी थी। ये तीनों तीनों कहानियाँ जुड़ी हुई हैं आपस में। और ये जो कहानी है आज की नीतू दाबड़िया, ये भी इनसे जुड़ी हुई है क्योंकि ये इनका कनेक्शन नीरज पवानिया और बाकी सब गैंगस्टर से होता है और इसका एंड भी जो है इनकी वजह से ही होता है लास्ट में। तो अब कहानी की शुरुआत करते हैं। तो बात करेंगे तो इसके बचपन की बात करें। नीतू दाबड़िया का जो बचपन था बिल्कुल सिंपल सा था, बिल्कुल साधारण परिवार था, लेकिन इसके दिमाग में एक अलग सा फितूर था कि मुझे एक बड़ा बनना और इस पूरे शहर को जला देना। एक अलग अलग सी इसके अंदर सनक थी कि मुझे कुछ अलग करना है। शुरू शुरू में छोटे छोटे झगड़े करता था, मारपीट करता था और धीरे धीरे इसने अपराधी दुनिया में कदम रखना शुरू कर दिया। नीतू तावड़िया को शुरू से ही पैसे की बहुत ललक थी। उसे ताकत चाहिए थे, उसे चाहे उसके लिए पैसे के लिए कुछ भी करना पड़े, पैसे और ताकत के लिए कुछ भी करने को तैयार था। चाहे उसके लिए खून भी करना पड़े, वो भी वो करेगा। अब साल 2012 में आ जाते हैं। साल 2012 में नीतू का जो नाम था पुलिस के रिकॉर्ड में चढ़ने वाला था। उस पर आरोप क्या लगा, उसने पहला जो मर्डर कर दिया वो था हेड कांस्टेबल राम किशन का। आप सोच लीजिए, एक सन की दिमाग सोच लीजिए कि किस तरह से अपनी सनक निकालता है। इस व्यक्ति ने, जो ये नॉर्मल से परिवार का लड़का था, इसने सबसे पहले जो अपना शिकार बनाया पुलिस वाले को ही बना दिया। सोचिए, पुलिस वाले की हत्या, जो उसने पूरा सिस्टम उसके पीछे पड़ गया उस समय। सबको लग रहा था अब तो नीतू का एंड हो जाएगा, अब इसने पुलिस वालों से पंगा ले लिया, ये मारा जाएगा। लेकिन यहीं से नीतू अब आगे बढ़ने वाला था। नीतू को रोकने वाला अब कोई नहीं होने वाला था, क्योंकि अब उसके मन में से एक खौफ निकल चुका था कि मैं किसी को मार सकता हूँ, किसी की हत्या कर सकता हूँ। जैसे जैसे नीतू के ऊपर केस बढ़ते गए, वैसे वैसे इसका गैंग भी बड़ा होता गया। आसपास के जितने बेरोजगार युवक थे और जो भी बिगड़े हुए लड़के थे, इसे गैंग का मेंबर बनने लगे। दिल्ली एनसीआर में जितने भी जमीन के कारोबार के ठेके और सब थे, अब नीतू दावड़िया का वहाँ पे गैंग का वहाँ ऑपरेट करने लगा। तो ये जितने भी व्यापारी थे, उनको उनसे रंगदारी मांगते थे, जो भी ठेके उठते थे उनमें अपना इंटरफेरेंस करने लगे थे। नीतू का नाम जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसने सोचा कि मेरे को किसी ऐसे बड़े गैंग से जुड़ना चाहिए जहाँ से मेरे को एक बड़ी पहचान मिल सके और मैं दिल्ली पे अपना राज कर सकूँ। यहाँ पे बात आती है बवाना गैंग की। बवाना गैंग से कैसे इसकी दोस्ती हुई, बाद में यही दुश्मनियों बदल गई, उसके बारे में बात करें तो शुरुआत में नीरज बवाना के साथ मिला तो इसकी अच्छी दोस्ती हुई। दोनों ने मिलकर कई बड़ी बड़ी वारदातें करी, लूट करी, हत्या करी, कई सारी वारदात करी। लेकिन जब ताकत बढ़ती गई तो इसके अंदर अहंकार भी बढ़ता गया। इसके अहंकार वजह से इसको लगा कि मैं नीरज भवानिया को मैं पीछे छोड़ दूंगा और दिल्ली का एकमात्र गैंगस्टर बनूंगा। ये कहते हैं कि इसने नीरज भवानिया को भी मारने की प्लानिंग कर ली थी, लेकिन नीरज को सब चीज़ें पता चल चुकी थी। उसके ऊपर सब उसका भरोसा टूट गया और धीरे धीरे दोस्ती से दुश्मनी में बदल गई थी। अब एक मैदान में दो गैंगस्टर थे, एक तरफ नीतू था तो दूसरी तरफ नीरज था। दोनों के बीच में डेली खून खराबा शुरू हो गया था। कभी कोई किसी गैंग मेंबर को मारता था, कोई कोई किसी गैंग मेंबर को मारता था। बताते हैं कि गैंग वार में करीब 10 से 15 लोग मारे गए थे सिर्फ गैंग वार में, जो इनके गैंग के मेंबर्स थे। निर्दोष लोग तो पता नहीं कितने मारे गए थे। अब दिल्ली में पूरा खून खराबा शुरू हो चुका था। 2013 से 15 के बीच दिल्ली की सड़कों पर खुलेआम गोलियां चल रही थी, लाशें गिर रही थी, औरतें बच्चे चीख रहे थे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि करीब 10 से 15 गैंगस्टर इस लड़ाई में मारे गए थे। अब लोगों के मन में और सब गैंगस्टर के मन में एक खौफ बैठ गया था कि दवड़िया से पंगा मत ले लेना, नहीं तो अगली समय जो होगी तुम मारे जाओगे। ये जो गैंग वार हो रहे थे, इससे नीतू को बहुत फायदा भी हो रहा था। फायदा ये हो रहा था कि जितने भी केसेस हो रहे थे उसका वर्चस्व फैलते जा रहा था। लोगों के मन में डर बैठ रहा था और नीतू यही चाह रहा था कि उसका डर बैठे और व्यापारियों से खुलेआम रंगदारी मांग रहा था। अब लेकिन दिल्ली में दो राइवल्स पैदा हो चुके थे, एक नीरज, दूसरी तरफ नीतू।
लेकिन कहते हैं कि एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं रह सकती, एक का एंड जरूर होता है। अब हम बात करते हैं 2014 में रोहिणी कोर्ट में, जहाँ पे आपको पता है कि हर जहाँ पे केस को सुनवाई होती है वहाँ पे भी गोलियाँ गूंज उठी थी। बवाना गैंग के लोग थे, वो वकील की ड्रेस में आते हैं और उन्होंने किसको निशान बनाया? नीतू भोला, जो एक एक प्रदीप भोला था। प्रदीप भोला कौन था? दबड़े का खास आदमी था। इन्होंने वहीं पे गोली चलानी शुरू कर दी और कोर्ट के अंदर ही खून खराबा कर दिया। इसके बाद इन्होंने नीरज भवन एक गैंग ने जेल में एक जेल की वैन होती है उसमें भी हत्याकांड कर दिया था। उसके बारे में बात करें 2015 की बात है। जेल वैन में जो जेल वैन थी वो कैदियों को लेके जा रही थी, तभी बवाना गैंग उसके ऊपर हमला कर देता है। क्योंकि अब यहाँ पे गैंगवार चल रहा था, कभी नीतू पे अटैक कर रहा था तो कभी बवाना उस पर अटैक कर रहा था। अब ये वर्चस्व की लड़ाई उसकी थी, जो बचेगा वही दिल्ली पर राज करेगा। अब इसमें क्या होता है कि जो ये गैंगवार होता है इसमें पारस उर्फ गोल्डी जो लड़का था, जो गैंगस्टर था वो भी, और प्रदीप बोला, दोनों को वहीं पे गैंगस्टर ने इन्होंने मार दिया मौके पे। पूरा शहर डर गया था। पुलिस की गाड़ी में, पुलिस की वैन में दिन दहाड़े किस तरह से मर्डर हो रहे थे। पूरा पूरा का पूरा जो एक आउटर दिल्ली था वो पूरा गैंगस्टर का पूरा एरिया बन चुका था। अब वहाँ पे गैंगवार छिड़ चुका था। अब लग चुका था कि या तो दिल्ली में एक ही नाम रहेगा, या तो नीतू रहेगा नहीं तो नीरज रहेगा। लेकिन इसकी वजह से पुलिस की इमेज बहुत खराब हो रखी। हर जगह बात करी जा रही थी कि आखिर ये पुलिस कर क्या, दिल्ली पुलिस कर क्या रही है। दो बड़े गैंगस्टर आपस में टकराव कर रहे हैं और इतने सारे मर्डर हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर रही। कुछ लोग कहते हैं इसके पीछे एक और थ्योरी है, कुछ लोग बताते हैं कि इस सब के पीछे जो पुलिस ही गैंगस्टर के आपस में जो इनका चल रहा था उसका फ़ायदा उठा रही थी। पुलिस को लग रहा था कि हमें कुछ एफर्ट ही नहीं करना पड़ेगा, ये गैंगस्टर आपस में भिड़ रहे हैं और एक दूसरे को एक एंड में आपस में एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। अब हमेशा कहते हैं कि जो भी बड़ा गैंगस्टर होता है उसका एंड जरूर होता है, तो इस गैंगस्टर का भी एंड था, वो होना जरूरी था। उसका एंड कैसे हुआ? अब दावड़िया का नाम इतना ज़्यादा फैल चुका था, उसने सारी हत्याएं कर चुकी थी, उसके नाम पे दर्जनों हत्याएं हो चुकी थी। उसके नाम पे लूटपाट, रोबरी, रंगदारी, ऐसा कोई केस नहीं था जब नीतू की जो उसके गैंग के ऊपर नहीं लगा और जो उसके ऊपर नहीं चल रहा था। कोर्ट में केस चल रहे थे, लेकिन नीतू का उनका डर नहीं था। जेल से भी ऑपरेट करता, जेल से आता था और बाहर बेल पे आता था, फिर वापस जेल जाता था। अब वो क्राइम को अपने जीवन का एक पार्ट बना चुका था। लेकिन बात आती है जब 2013 की, जब नीतू का एंड हुआ। हर गैंगस्टर का एक आखिरी दिन होता है। अब ये भी इसी तरह मारा गया। 25 अक्टूबर 2013 की बात थी। साउथ दिल्ली का इलाका था। स्पेशल सेल ने नीतू दावड़िया को घेर लिया, नीतू को सरेंडर करने के लिए बोला, लेकिन उधर से उसने सामने से गोली चलानी शुरू कर दी। दिन दहाड़े इसने पुलिस पे गोली चलाई, तो पुलिस ने भी इसके ऊपर सामने से कार्रवाई करी, उसके ऊपर गोली चला के नीतू दावड़िया को वहीं पे ढेर कर दिया। पूरे शहर ने राहत की सांस ली। लेकिन इस एनकाउंटर के बाद बड़ी थ्योरी एक निकल के आई। बहुत सारे लोगों ने कहा कि नीतू दावड़िया का जो एनकाउंटर था वो पुलिस वालों ने जानबूझ के किया है। वो सरेंडर कर रहा था, लेकिन पुलिस वालों ने सोचा कि अगर ये फिर से सरेंडर करेगा तो ये जेल जाएगा और फिर से क्राइम ऑपरेट करेगा, इसलिए इसको यहीं पर मार देते हैं। ये थ्योरी बाद मोटी मीडिया में काफ़ी चली थी। लेकिन कहते हैं कि गैंगस्टर मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। वो कैसे रहते हैं कि उनके गैंगस्टर के नाम और उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल और उनके गैंग मेंबर्स हमेशा ऑपरेट करते रहते हैं। लीतू की लाश तो गिर चुकी थी, लेकिन उसका गैंग अब भी जिंदा था। उसका एक साथी था नितिन डबास, जो बाद में पकड़ा गया था 2019 से लेकर 2024 तक। दबड़िया गैंग जो था उसका बार बार नाम उभर के आता रहा। कोई भी हत्या होती थी, कोई भी मर्डर होता था, तब बार बार दबड़िया गैंग का नाम निकल के आता था। मार्च 2024 में हरियाणा के मुरथल में एक सुंदर मलिक नाम का अपराधी मारा गया। तो पुलिस वालों को बाद में पता चला कि ये भी दावड़िया गैंग से संपर्क रखता था। तो इसका मतलब समझ लीजिए कि इसका जो नीतू का गैंग था इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका था कि उसके मरने के बाद भी ऑपरेट कर रहा था। उसी तरह अगस्त 2025 में दिल्ली पुलिस ने एक देवव्रत उर्फ मोहल्ला, इसके पास एक पिस्टल भी मिली थी, आर्म्स एक्ट में ऊपर केस लगा था। पुलिस ने ये दावा किया था कि ये भी दावड़िया गैंग का मेंबर है और ये किसी को मारने के लिए सुपारी लेके निकला था। तो सोचिए कि एक आदमी मरने के बाद 2013 में मर चुका है, उसके मरने के भी 12 साल बाद उसका गैंग ऑपरेट कर रहा है। इस गैंग वार में जो इतने सारे गैंग वार हुए उसमें कितने सारे मासूम लोग भी मारे गए, इतने सारे दुकानदार से इन्हें वसूली करी, इतने सारे परिवारों के जो बच्चे थे इसने मार दिए, इसने कितने सारे बच्चों का बचपना छीन लिया। सोचिए कि नीतू दावड़िया जैसे लोग जब क्राइम की दुनिया में
पैदल रखते हैं तो उनको लगता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, लेकिन उसको नहीं पता कि पुलिस वाले या फिर सामने वाला जो गैंगस्टर है वो उससे ही बड़ा हो सकता है या उसका भी बाप निकल सकता है। नीतू तावड़िया को भी इसी तरह का वहम हो चुका था कि मैं दिल्ली पर राज करूंगा, लेकिन पुलिस वालों ने उसे घेर लिया और लाइन में मार दिया। बताया ये भी जाता है कि पुलिस वालों को लीड किसने दी थी, पुलिस वालों को लीड दी थी नीरज बवाना ने। नीरज बवाना ने बताया था कि नीतू तावड़िया यहाँ पे फरार है और यहाँ से जा रहा है, इसको मर्डर कर दो। इसके ऊपर भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन लास्ट में इसका एनकाउंटर सही है गलत ये नहीं कह सकते। लेकिन एनकाउंटर जो था पुलिस वालों का, कुछ लोग कहते हैं कि ये सही रास्ता था, आखिर में इसका एंड होना था इस तरह से। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो भी क्रिमिनल है उसको जो कोर्ट के थ्रू, कानून के रूट के थ्रू जाना चाहिए। लेकिन सबको पता है कि इस तरह के क्रिमिनल्स को हैंडल करना इतना आसान नहीं होता पुलिस वालों के लिए। तो इसलिए नीतू तावड़े को इस तरह से इसका इनकाउंटर हुआ और इस तरह से इसकी मौत हुई। तो इस कहानी से, नीतू तावड़े की कहानी से भी हमें एक सबक मिलता है कि जो खून और डर होता है वो हमेशा हम के लिए, फिर से एक उसका नई जो क्राइम स्टोरी साथ जो मिलेंगे खौफ आपके होता है हमेशा साथ। के लिए नहीं तब होता। तक आप ये वीडियो को कभी ना कभी देखिए, एंड एंजॉय होगा। करिए, और अगर गैंगस्टर आपको बन के वीडियो हमें पसंद आ रहे हैं हीरो तो की उनको फीलिंग लाइक जरूर आती है कीजिए, चैनल को कि या सब्सक्राइब फिर किसी कीजिए गैंगस्टर से और जुड़ के ज़्यादा हमें ज़्यादा एक शेयर बार हीरो कीजिए की फीलिंग और हमारे आएगी, साथ बन रहिए हमें भारत सब गौरव नाम ले न्यूज़ रहे हैं पर। हमसे सब डर रहे हैं। धन्यवाद। लेकिन उसका एंड बहुत खराब होता है। हमेशा याद रखना चाहिए कि जो हीरो जो फिल्म में होता है वो असल ज़िंदगी में जो गैंगस्टर है वो उसी की तरह अपने आप को सोचता है, लेकिन उसका एंड हीरो की तरह नहीं होता, उसका एंड विलेन की तरफ होता है। आप गैंगस्टर बनोगे तो आपकी दो ही रास्ते निकलेंगे, या तो जेल निकलेगी और नहीं तो मौत निकलेगी। मौत या तो सामने वाला गैंगस्टर आपको कर देगा, नहीं तो पुलिस वाले आपको मार देंगे। ये हर एक गैंगस्टर की कहानी है। इसी तरह से नीतू तावड़े की भी गैंग जो था उसको भी ये वहम था कि मैं बहुत बड़ा, मैं सरगना हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता, लेकिन पुलिस वालों की गोली से वो मारा गया। तो दोस्तों ये कहानी थी आज नीतू तावड़े की, बताई हमने आपको कैसे एक छोटे से परिवार का लड़का इतना बड़ा गैंगस्टर दिल्ली का बना, और कैसे वो नीरज बवाने जैसे गैंग को साथ उसने ऑपरेट किया और उसको सामने से उसने उसको टारगेट भी किया और उसके बहुत सारे लोगों को मारा भी, और लेकिन बाद में पुलिस वाले गोली के वो मारा गया। तो नीतू तावड़े की कहानी आपको कैसी लगी? आप ऐसी कहानी और भी सुनना चाहते हैं हमें ज़रूर बताइए। जो नीतू तावड़े की कहानी हमें ये भी सिखा रही है कि कोई भी जो चीज़ हमें मिलती है स्थायी नहीं होती। आपको नाम और रुतबा मिला, आपको बहुत, लेकिन आपको लगता है कि नकली बादशाह वाली फीलिंग मिलेगी, लेकिन वो कुछ दिन तक रहती है, वो कहानी आपकी ख़त्म हो जाती है। अब चलते चलते वही बात करेंगे, इस कहानी को बनाने का उद्देश्य कहीं भी क्राइम के प्रति युवाओं को आगे उसको बढ़ावा नहीं देना है। इस कहानी को बताने का सिर्फ इतना रीज़न है कि ताकि आपको पता चल सके कि सोसाइटी में क्या होता है, सोसाइटी में कैसे जो गैंगस्टर हैं कैसे अपग्रूम होते हैं, कैसे छोटे छोटे जो क्रिमिनल्स हैं इतने बड़े गैंगस्टर बन जाते हैं, और कैसे इनकी क्राइम की शुरुआत होती है। इस कहानी को बताने का किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है। इसी कहानी के साथ हम अपना एंड करते हैं अपनी इस स्टोरी का। आशा करते हैं कि आपको स्टोरी पसंद आएगी। अगर आपको लगता है कि हमें किसी और पर्सनैलिटी पे भी ऐसी वीडियो बनानी चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब चलते चलते वही बात करेंगे, इस कहानी को बनाने का उद्देश्य कहीं भी क्राइम के प्रति युवाओं को आगे उसको बढ़ावा नहीं देना है। इस कहानी को बताने का सिर्फ इतना रीज़न है कि ताकि आपको पता चल सके कि सोसाइटी में क्या होता है, सोसाइटी में कैसे जो गैंगस्टर हैं कैसे अपग्रूम होते हैं, कैसे छोटे छोटे जो क्रिमिनल्स हैं इतने बड़े गैंगस्टर बन जाते हैं, और कैसे इनकी क्राइम की शुरुआत होती है। इस कहानी को बताने का किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है। इसी कहानी के साथ हम अपना एंड करते हैं अपनी इस स्टोरी का। आशा करते हैं कि आपको स्टोरी पसंद आएगी। अगर आपको लगता है कि हमें किसी और पर्सनैलिटी पे भी ऐसी वीडियो बनानी चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। अगर आपको लगता है कि हम किसी और चीज़ को इसमें इंक्लूड करें हमारे चैनल पे, उसको भी ज़रूर बताइए।